गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है, हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास की तैयारी कर रहे थे। हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी समझ लिया था। अब हमें इसी क्रम में नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। उससे पहले जो कंसेप्ट है, जो कुछ डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, हम उस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, पहली थ्योरम हमारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इसी थ्योरम का यूज नेक्स्ट एक्सरसाइज में होने जा रहा है। तो यहाँ पर हम केवल थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे कि थ्योरम कहती क्या है। देखिए, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी एक प्राइम नंबर है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड्स करता है, देन पी डिवाइड्स ए, तब पी ए को भी डिवाइड करता है। ये थ्योरम कहती है वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। एक बार थ्योरम के स्टेटमेंट को फिर से समझ लेते हैं। देखिए, पी कोई भी हमारी प्राइम नंबर है, सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है। उसके बाद अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो निश्चित रूप से पी ए को भी डिवाइड करेगा, जहां पर ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखिए, अब इसको आगे बढ़ते हैं। थ्योरम ये कहती है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो निश्चित रूप से पी ए स्क्वायर के वर्ग स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, यानी ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो ए होगा। यहां पर हम नंबर्स का एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखिएगा, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, 3 जो है वो 36 को डिवाइड करता है, तो निश्चित रूप से 3 36 के स्क्वायर रूट यानी 6 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए, एक थ्योरम और देखते हैं। आप इसको थ्योरम कहिए या क्वेश्चन कहिए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमें ये सिद्ध करना है कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। दरअसल इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब हम प्रूव करते हैं तो हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, हम विरोधाभास से प्रूव करते हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करते वक्त हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको उल्टा मान करके चलेंगे। हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया √2 इज रेशनल। हम इसको रेशनल मान करके चल रहे हैं कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है। हमने एक एज्यूप्शंस की है, हमने कल्पना कर ली कि √2 जो है भाई वो रेशनल नंबर है। ये हम चीज मान के चल रहे हैं। अब देखिए आगे किस प्रकार से कंट्राडिक्शन पैदा होता है। उसके बाद हमने मान लिया कि √2, जब √2 रेशनल नंबर है तो √2 a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है और b डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने √2 को a/b की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि √2 को हमने रेशनल नंबर माना है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर a और b क्या है? a और b दोनों ही कोप्राइम हैं। कोप्राइम का मतलब होता है ऐसी नंबर्स, ऐसी प्राइम नंबर्स, ऐसी नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, यानी 1 को छोड़ करके कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। ऐसी नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिएगा, a और b का HCF जो है वो 1 है, इसलिए ये दोनों क्या है? हमारी कोप्राइम नंबर हैं। तो हमें a और b को कोप्राइम मानना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। √2 बराबर a/b, ये हमारा हो गया कि √2 जो है a/b की फॉर्म में लिखा गया। अब हम b को दूसरी तरफ ले गए तो इक्वेशन कुछ इस रूप में आ गई, b√2 इज इक्वल टू a। उसके बाद हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 2b² a²। √2 का स्क्वायर 2, तो 2b² a²। इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई। सुविधा के लिए हमने इसको 1 मान लिया। उसके बाद देखिए, यहां से हमें पता चल रहा है कि इधर 2 × b² है, यानी इधर वाली जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल है। अब चूंकि बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है तो a² भी 2 का मल्टीपल होगा। जब a² 2 का मल्टीपल होगा तो 2 जो होगा वो a² का एक फैक्टर होगा। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ यहां से कि जो 2 है
वो फैक्टर है ए स्क्वायर का, यानी 2a² को डिवाइड कर देगा। 2 किसको डिवाइड कर देगा? ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। अब देखिए हमने एक ऊपर थ्योरम पढ़ी थी कि अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a² के स्क्वायर रूट यानी a को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स a² इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a। तो ये थ्योरम की हेल्प से हमने लिखा है। और जब 2a को डिवाइड कर रहा है तो 2a का एक फैक्टर हो गया। 2 क्या हो गया? 2 जो है वो a का एक फैक्टर हो गया। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको हमें याद रखना आगे के लिए। चलिए, अब जब 2a का एक फैक्टर है तो a 2 का मल्टीपल है। a जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो हम एक तरीके से a = 2c मान सकते हैं। 2 क्योंकि a जो है वो 2 का मल्टीपल है और c यहां पर कुछ इंटीजर है, तो हमने a बराबर 2c मान लिया। यानी a कुछ इस प्रकार की नंबर है जो 2c की फॉर्म में लिखी जा सकती है, क्योंकि a जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 एक फैक्टर है। जब हमने a बराबर 2c मान लिया तो यही वैल्यू a बराबर 2c हम कहां पे पुट कर देंगे? जो हमने रिलेशन 1 बनाया था यहां पे a के स्थान पे हम इसको पुट कर देंगे। देखिए यहां पे जब हम इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन किस रूप में आ जाएगी? देखिए यहां पर इक्वेशन आएगी 2b² और a के स्थान पे हमने 2c लिख दिया यहाँ पे, तो 2c की होल पावर 2। इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद 2b² = 4c² आ गया। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो b² = 2c² आ गया। देखिए ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें एक बात पता चल रही है, b² जो है 2 × c² है, यानी b² किसके बराबर है? 2 के मल्टीपल के बराबर है। तो 2 जो है b² को डिवाइड करेगा। 2 जो है b² को डिवाइड करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि यहां से पता चल रहा है कि 2b² का एक टुकड़ा है, फैक्टर है। तो जब 2b² का एक टुकड़ा है, फैक्टर है, तो 2b² को डिवाइड कर रहा है। अब थ्योरम क्या कहती है कि अगर 2b² को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। और इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि 2 जो है वो b का एक फैक्टर हो गया। 2 जो है वो b का एक फैक्टर हो गया। देखिए पहले हमने ये सिद्ध किया था, पहले हमने ये प्रूव किया था कि 2a का फैक्टर है। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने आगे जाके ये प्रूव कर दिया कि 2 जो है वो b का फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये हुआ 2a और b दोनों का फैक्टर हो गया। 2 एट लीस्ट a और b का कॉमन फैक्टर हो गया है, यानी 2 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर हो गया। देखिए अब मजा आएगा इस क्वेश्चन में। हमने a और b को क्या माना था? हमने a और b को माना था कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब यह है कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है बस वो 1 होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करते गए हमें पता चला कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 ही नहीं है, यहां पर तो इस हिसाब से कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कल्पना की थी, हमने कल्पना की थी कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो कहीं ना कहीं हमारी कल्पना गलत है। तभी तो यहाँ पे विरोधाभास पैदा हो रहा है, क्योंकि a और b का जो कॉमन फैक्टर है, ये दोनों कोप्राइम थी, कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, HCF 1 है, लेकिन यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। और ये कंट्राडिक्शन पैदा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम √2 को क्या मान बैठे? हम √2 को रेशनल नंबर मान बैठे, जबकि ये इरेशनल नंबर है। तो यहीं से ये चीज हमारी प्रूव होगी, देखिएगा। अब हमें इसको स्टेटमेंट की फॉर्म देनी है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, लेकिन ये विरोध करता है कि फैक्ट दैट a b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी ये जो ऊपर 2 आ गया ना, ये इस बात का विरोध कर रहा है कि a b का तो एक से अलग कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन एरिजन, और ये ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि अवर इनकरेक्ट एज्यूप्शंस, हमने जो कल्पना की वो कल्पना हमारी गलत है। हमने √2 को रेशनल मान लिया, इसीलिए ये विरोधाभास पैदा हो गया। तो ये हमारी कल्पना बिल्कुल गलत है। तो हमें अंत में यही कहना पड़ेगा, हमने क्या कल्पना की थी? हमने की थी कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ये हमारी कल्पना गलत है। तो अंत में हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल नंबर, यानी विरोधाभास पैदा होने से हमें अंत में यही कहना पड़ रहा है, हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर ही है,
वो रेशनल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हमने कंट्राडिक्शंस के हेल्प से √2 को इरेशनल नंबर सिद्ध कर दिया। बड़े मजेदार क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन ठीक ऐसा ही है जैसा हमने अभी अभी किया है। जिस तरीके से हमने √2 को इरेशनल प्रूव किया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो ये आपके लिए समझना आसान हो जाएगा अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिया है। देखिएगा किस प्रकार से हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √5 इज रेशनल नंबर। वही काम हम करेंगे। हमने √5 को अपनी तरफ से रेशनल नंबर मान लिया, एक कल्पना कर ली। उसके बाद हमें दो कोप्राइम नंबर्स चाहिए। हमने दो कोप्राइम नंबर लिए हैं, ए और बी। कोप्राइम का मतलब वही हुआ कि जिनका HCF 1 हो गया, 1 से अलग उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और √5 को हमने A ओवर B की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, √5 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, √5 के स्थान पे हमने √2 लिख दिया है। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे √2 नहीं है, यहाँ पे √5 ही है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो बाय मिस्टेक हो गया है। तो सब जगह जहाँ पर भी आपका 2 है वहाँ पे आप 5 कर लेंगे। और इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन किया था, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन कंट्राडिक्शन से आप प्रूव कर लेंगे। इसको आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा इसमें जो है ये पहले क्वेश्चन का ही पार्ट्स आ गया है स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं, इस पार्ट्स को हम इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहले क्वेश्चन का पार्ट PDF में ऐड हो गया है। यहाँ से देखते हैं, देखिए √5 इज इक्वल टू A ओवर B। वही मान लिया B 0 के बराबर नहीं है और AB कोप्राइम है, अर्थात AB का HCF 1 है। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमें पता चला यहाँ से, इस स्टेटमेंट से, 5B² इज इक्वल टू A, कि 5 जो है A² को डिवाइड कर देगा। और थ्योरम से जब 5A² को डिवाइड कर देगा तो 5A को भी डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5A का एक फैक्टर है। जब 5A का एक फैक्टर है तो हमने A को 5K के बराबर लिख दिया, क्योंकि A 5 का एक मल्टीपल है। और इस वैल्यू को हमने, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये किस रूप में आ गई, 5B² इज इक्वल टू 5K की होल पावर 2, होल स्क्वायर करा, 5B² इज इक्वल टू 25K²। 5 से 5 कट गया तो 5K² इज इक्वल टू B²। यहाँ से ये पता चल रहा है कि 5 जो है वो B को क्या कर देगा, B² को डिवाइड कर देगा, और थ्योरम से 5B को डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5B का भी एक फैक्टर हो गया। 5 किसका फैक्टर हो गया, 5B का भी एक फैक्टर हो गया। इससे ऊपर हमने ये सिद्ध किया था, ये प्रूव किया था कि 5A का एक फैक्टर है, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि 5B का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5A और B का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन जबकि हमने क्या माना है, A और B को कोप्राइम नंबर माना है, यानी ऐसी नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो देखिएगा, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B that contradicts that A, B are कोप्राइम। यानी ऊपर वाला स्टेटमेंट इस बात का विरोध करता है कि A और B कोप्राइम है, क्योंकि कोप्राइम का मतलब ये होता है कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। चलिए, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना बिल्कुल गलत है। आवर एज्यूम्पशन इज फॉल्स, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि √5 हमारी इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो मान लीजिए, इसे भी हमें कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है। मान लीजिए लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। अब जब हमने इसको मान लिया, देयरफॉर लेट अस कंसीडर 2 इंटीजर्स A एंड B, B डज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, तब हमें 2 इंटीजर्स इस प्रकार से मानने हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A ओवर B। हमने, क्योंकि रेशनल नंबर है तो वो A और B की फॉर्म में लिखी जा सकती है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन इस रूप में आ गई 3b प्लस 2b स्क्वायर रूट 5a। अब हम बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, केवल हम रूट 5 को एक तरफ रखेंगे। रूट 5 इज इक्वल टू 1/2a माइनस 3b इज इक्वल टू b। इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसको हमने सुविधा के लिए 1 लिख लिया। अब देखिए रूट 5 किसके बराबर आ गया, रूट 5 इस प्रकार से इसके बराबर आ गया। अब होता क्या है, अब ये जो हमारी राइट हैंड साइड है 1/2a माइनस 3b ओवर b, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि a और b दोनों इंटीजर हैं। जब a और b दोनों इंटीजर हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी रेशनल नंबर होगी। ये हमारी रेशनल क्या होगी, ये हमारी रेशनल नंबर होगी। लेकिन इसकी दूसरी साइड में जो नंबर लिखी हुई है रूट 5, जिसको हमने ऊपर इरेशनल सिद्ध किया था, ये तो इरेशनल है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक इरेशनल नंबर दूसरी रेशनल नंबर के बराबर हो जाए, ये तो कदापि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए रूट 5 इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट रूट 5 इज इरेशनल। तो इस हिसाब से ऊपर अगर हम इसको रेशनल मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी रेशनल माना जाएगा। और जबकि ये हमारी इरेशनल नंबर है, ये रूट 5 हमारी इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर फिर वही कंट्राडिक्शन पैदा हो गया कि रूट 5 अगर रेशनल आ रही है तो ये इस बात को अवरोध कर रही है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर है। तो हमारी एज्यूम्पशन, हमारी कल्पना एक बार फिर से गलत साबित हुई, हम फिर से गलत साबित हुए। यानी हमने जो नंबर को रेशनल माना था वो रेशनल है ही नहीं। एक्चुअल में हमने 2√5 को रेशनल मान लिया था। तो रूट 3 प्लस 2√5 हमारी रेशनल नहीं है, वो हमारी इरेशनल नंबर है। इस प्रकार से विरोधाभास कंट्राडिक्शन की हेल्प से हमने इस नंबर को भी क्या प्रूव कर दिया, इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1/√2, 7√5, 6 + 2√2। 2 पार्ट्स आपको स्वयं करने हैं। मैं केवल आपको 1/√2 कराऊंगा और इनको करके आप इनका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखिएगा पहला पार्ट फिर से वही हमें कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करना है। 1/√2 को हमने रेशनल मान लिया और a और b दो इंटीजर्स हमने इस प्रकार से लिए हैं कि b 0 के बराबर नहीं है, कि जब हमने a/√2 को रेशनल मान लिया तो फिर a/√2 a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने क्या करा, हमने इनको पलट दिया, √2 को ऊपर ले गए तो a/b को भी पलट दिया, b/a हो गया। उसके बाद जब a और b दोनों ही इंटीजर्स हैं, a और b दोनों इंटीजर्स हैं, तो b/a हमारी रेशनल नंबर है। तो जब b/a हमारी रेशनल नंबर है तो इसका मतलब √2 भी हमारी रेशनल ही होनी चाहिए, रेशनल नंबर है। लेकिन होता क्या है, √2 इज रेशनल, भाई ऊपर जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से √2 रेशनल हो गई, लेकिन एक्चुअल में √2 है तो इरेशनल। तो यहां पर तो फिर से कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो हमने यहां पे स्टेटमेंट लिखा है कि देयरफॉर चूंकि √2 इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। यानी √2 ऊपर जब हमने ये साबित किया इक्वेशन से कि रेशनल है, ये √2 के इरेशनल होने का विरोध कर रही है। तो इसका मतलब फिर हुआ कि हमने जो माना था, हमारी जो कल्पना थी, हमारी जो एज्यूम्पशंस थी, एक बार फिर से फॉल्स साबित हुई। तो √1/√2 को हम चूंकि ऊपर रेशनल मान करके चले थे तो एक्चुअल में वो रेशनल है नहीं, वो हमारी इरेशनल ही नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर पर यहाँ पर विरोधाभास पैदा हो रहा है। इसलिए बाय द कंट्राडिक्शन हमने कंट्राडिक्शन से 1/√2 को भी क्या प्रूव कर दिया, इरेशनल प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आपको स्वयं करने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये एक्सरसाइज निश्चित रूप से समझ में आई होगी। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, रजिस्टर पर लिख लीजिएगा। मैं एक एक क्वेश्चंस आपको क्लियर कराऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में भी आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके समझ में आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास की कंप्लीट तैयारी आपकी कराएंगे, ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में आए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो डले वो वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए।
धन्यवाद।